नमस्ते दोस्तों, आज हम इस लेक्चर में डेली करंट अफेयर सीरीज से 7th और 8th जून के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम यहाँ लिखे गए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ चाहते हैं तो अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको एक टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी। उस लिंक पे क्लिक कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आपको डेली पीडीएफ मिलते रहेंगे। आपको इस वीडियो लेक्चर के एंड तक बने रहना है, क्योंकि एंड में हम आज के टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज को भी सॉल्व करेंगे और आप तो जानते हैं एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना कितना जरूरी है। तो एंड तक बने रहिए, एमसीक्यूज को सॉल्व कीजिए, जो भी आपको ऑप्शन सही लगता है उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए। चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करें। तो जो 7th और 8th जून 2024 की हमें सबसे पहली न्यूज देखने मिल रही है वो है ग्रिडफ्लेशन को लेके। अब ग्रिडफ्लेशन यानी जरूर ये वर्ड इन्फ्लेशन को लेके होगा। आपके लिए वर्ड सबके लिए नया भी होगा, तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। इन्फ्लेशन यानी ये आपने कभी सुना होगा, नहीं सुना होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्फ्लेशन यानी समझ जाइए महंगाई। तो महंगाई को लेके कोई वर्ड है, कोई टर्म है, तो इसका सिलेबस तो जरूर इकोनॉमी में ही जाएगा। ग्रिडफ्लेशन जो है, अब ऐसा देखा गया कि ग्रिडफ्लेशन कॉज्ड मोर देन हाफ ऑफ द लास्ट ईयर्स इन्फ्लेशन सर्ज इन यूएस। तो यूएस में जो हुआ है इन्फ्लेशन यानी यूएस में जो भी महंगाई बढ़ी है वो महंगाई इन्फ्लेशन में का जो है वो है टाइप ग्रिडफ्लेशन का। तो ग्रिडफ्लेशन क्या है ये भी हम पढ़ेंगे। ये जो चीज़ इन्होंने कही है, जो भी स्टडी हो इन्होंने कही है कि भाई जो महंगाई बढ़ रही हो एक्चुअली महंगाई नहीं, वो ग्रिडफ्लेशन है। तो ग्रिडफ्लेशन इसीलिए हुआ है क्योंकि जो कॉरपोरेट है उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है, इसीलिए महंगाई बढ़ी है। तो थोड़ा सा आपको आइडिया तो मिला ही होगा, तो अब आगे और भी आइडिया मिलेगा। तो सबसे पहले बैकग्राउंड में जाते हैं। तो कॉरपोरेट जो है उनको हम कहेंगे 53% प्रॉफिट हुआ है जो भी महंगाई बढ़ी है उसका। तो महंगाई का सबसे बड़ा हिस्सा जो कॉरपोरेट्स हैं उन्हीं को जा रहा है, 53% ड्यूरिंग सेकेंड एंड थर्ड क्वार्टर्स ऑफ 2023 एंड मोर देन 1/3 है ना, 1/3 से भी ज़्यादा जब से पैंडेमिक आया है। पैंडेमिक यानी जब से कोविड आया है उसके बाद से तो कॉरपोरेट जैसे कि अपना प्रॉफिट बना रहे हैं, और प्रॉफिट बनाते बनाते भाई महंगाई भी तो बढ़ रही है। अब हो क्या रहा है, जैसे ए नाम का कोई प्रोडक्ट है वो कोई एक कंपनी बना रही है, कंपनी इससे ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाह रही है, इसीलिए वो इस प्रोडक्ट को महंगा कर रही है। इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हुई है। तो सबसे पहले ग्रिडफ्लेशन समझने के पहले हम इन्फ्लेशन क्या है ये समझ लेते हैं। तो चलिए व्हाट इज़ इन्फ्लेशन, इस सवाल का जवाब ढूंढ लेते हैं। तो सबसे पहले इन्फ्लेशन या इन्फ्लेशन रेट इज़ द रेट एट विच जनरल प्राइस लेवल राइजेस, है ना। जितना भी महंगाई, जितने भी प्राइस लेवल बढ़े हैं उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। नॉर्मल भाषा में हम हिंदी में जिसे महंगाई कहते हैं वही, कुछ और नहीं, तो वही इन्फ्लेशन है। सो व्हेन इट इज़ रिपोर्टेड, है ना, जब भी इन्फ्लेशन देखा जाता है तो हम देखेंगे तो 5% था जून में। तो जितने भी प्राइस लेवल थे, यानी कोई चीज़ 100 की थी तो वो 5% बढ़ गए उसके रेट, यानी वो 105 की हो गई। तो भाई जून में ठीक था। तो जनरल प्राइस लेवल जो इकोनॉमी की वो यहाँ देखी गई, यानी 5% ज़्यादा थी जून 2022 के। तो जून 2022 में जो थी उससे अभी का जो जून है उसमें 5% ज़्यादा दिख रही है। तो ये इन्फ्लेशन होता है, तो इसको कहते हैं इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन बढ़ता क्यों है, व्हाट कॉजेस इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बढ़ने के लिए फॉर मोस्ट पार्ट देयर आर 2 मेन वेज इन विच इन्फ्लेशन हैपन्स, है ना। 2 चीज़ें जिसके कारण इन्फ्लेशन होता है। एक तो जो प्राइजेस होते हैं वो पुशअप हो जाते हैं, यानी वो ऊपर आ जाते हैं, प्राइजेस काफ़ी सारे बढ़ जाते हैं क्योंकि इनपुट कॉस्ट ज़्यादा लगती है। अब एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए नाम का प्रोडक्ट बनाने को मुझे फॉर एग्जांपल कॉटन लग रहा है, और कॉटन के अलावा और भी कोई आइटम लग रहा है, तो समझ जाए कॉटन ही लग रहा है, मैं कपड़ा बना रहा हूँ। तो कॉटन के ही अगर प्राइस बढ़ गए तो फिर भाई क्या होगा, जो कपड़ा बनेगा उसका भी प्राइस बढ़ जाएगा। यानी क्या हो रहा है कि जो इनपुट लग रहा है मुझे, जैसे अभी कपड़ा बनाने को कॉटन लग रहा है, या फिर समझ जाओ जो भी मशीन्स लग रही वो महंगी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो गई, ज़मीन महंगी हो गई, लोग ज़्यादा जो लोग मेरे कंपनी में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, ज़्यादा मुझे वेजेस मांग रहे हैं। तो ये सब चीज़ों के कारण यानी इनपुट की कॉस्ट बढ़ गई, इसीलिए इन्फ्लेशन बढ़ा, तो प्राइजेस बढ़ गई। इसको कहेंगे कि व्हेन प्राइजेस पुश्ड अप, तो ये तो बढ़ेगा इनपुट बढ़ने के कारण, इसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहा जाता है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कब होता है, जब चीज़ों को बनाने की प्राइस बढ़ जाती है, और ये पुल अप भी हो जाता है, यानी इसको कोई ऊपर खींचता है तो पुश हो गया, इसको धक्का दे दिया, इसके प्राइजेस बढ़ गए, और बहुत ज़्यादा जब डिमांड है तो लोग ज़्यादा खींच रहे हो इस प्रोडक्ट को, यानी ए नाम के प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझ जाए कि ए नाम के प्रोडक्ट 5 ही अवेलेबल है मार्केट में, और ख़रीदने वाले 15 लोग हैं, तो भाई खरीदने वाले ज़्यादा है और प्रोडक्ट कम है तो प्राइजेस तो बढ़ने ही है, तो ए नाम के प्रोडक्ट के प्राइजेस बढ़ जाएंगे। तो यही है, जब डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है तब भी डिमांड के कारण इन्फ्लेशन बढ़ता है, प्राइजेस बढ़ते हैं, जिसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहता है। तो 2 टाइप के इन्फ्लेशन आपको बता दिए, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और दूसरा डिमांड पुल इन्फ्लेशन। हम यहाँ पे जाते हैं तो व्हाट इज़ वेज प्राइस स्पाइरल। तो एक और कंसेप्ट आता है वेज प्राइस स्पाइरल।
ये क्या होता है ये भी आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले ये वाला कंसेप्ट आप समझ रहे हैं ना, आपने दो तरह के इन्फ्लेशन देख ली। अगर प्राइजेस ऊपर चले गए तो इट इज़ नेचुरल दैट वर्कर विल आस्क फॉर हायर वेजेस। भाई आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसके प्राइजेस अगर बढ़ रहे तो उस प्रोडक्ट को बनाने को जो लोग काम कर रहे हैं वो तो बोलेंगे ना कि हमको भी ज़्यादा वेजेस दो, हमें भी ज़्यादा पैसे दो काम करने के, क्योंकि आप अकेले ही उसके प्राइस बढ़ा के आप ही प्रॉफिट बना रहे हैं क्या, अगर आपकी कंपनी है तो फिर वर्कर्स भी ज़्यादा वेजेस मांगेंगे। बट इफ़ वेजेस गो अप, बट अगर आपने उनको ज़्यादा पैसे देने शुरू हो गए तो उस कारण क्या होगा, इट फ्यूल्स द ओवरऑल डिमांड, क्योंकि लोगों के पास पैसा आने लगेगा। तो इन वर्कर्स के पास पैसा आएगा तो ये भी तो वो प्रोडक्ट खरीदने जाएंगे ना, तो उसकी डिमांड बढ़ने लगेगी, तो क्योंकि इनके पास पैसे आ जाएंगे। तो वाइल डूइंग नथिंग टू बूस्ट द सप्लाई, है ना, सप्लाई नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ क्या बढ़ रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है। अगर आपने ए नाम के प्रोडक्ट 5 थे और खरीदने वाले 15 थे तो भाई इसके प्राइजेस तो बढ़ेंगे क्योंकि खरीदने वाले लोग ज़्यादा है। बट अगर आपने इसका सप्लाई बढ़ा दिया कि 15 बनाने लग गए आप, तो फिर तो प्राइजेस नहीं बढ़ेंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है कि भाई सप्लाई नहीं बढ़ रहा है बट बढ़ क्या रहा है, डिमांड बढ़ रही है। तो एंड रिजल्ट क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। वाइल अ वर्कर हैज़ मोर मनी, है ना, सो डज हिज कलीग, उनके पास, वर्कर के पास, वहाँ काम करने वाले ज़्यादा पैसा है, तो जब वो मार्केट जाएंगे तो वो ज़्यादा चीज़ें खरीदने जाएंगे तो ज़्यादा डिमांड होगी, तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। ये तो आपको पता चल गया। बट व्हाट इफ प्राइजेस वेर गोइंग अप नॉट बिकॉज वर्कर वेर गेटिंग हाई वेजेस, है ना, हम क्या देख रहे हैं कि प्राइजेस बढ़ रहे हैं, है ना, गोइंग अप नॉट बिकॉज वर्कर वर गेटिंग हायर वेजेस। तो ऐसा भी क्या कभी हो सकता है कि वर्कर्स को वेजेस कम मिलने के कारण भी प्राइजेस ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि उनके जो मास्टर्स होते हैं, कंपनी जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है। भाई देखो आप ए नाम का प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप लोगों को वेजेस कम दे रहे हैं, आप इसको महंगा कर रहे हैं, यानी आप क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट जो है वो 10 रुपये का बिकता था, आप इसको 115 रुपये में बेच रहे हैं। ना आपने किसी की सैलरी बढ़ाई, ना इनपुट महंगा हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, यानी आप जो पहले प्रॉफिट बना रहे थे उसमें आप 5 रुपये अपना ज़्यादा कमाने की कोशिश कर रहे हो। ऐसे वक्त भी तो प्राइजेस बढ़ेंगे। तो ये हो जाता है एक नया टर्म, तो ये आता है अब आपके टर्म में ग्रिडफ्लेशन यानी लालच। ग्रिड यानी लालच आप तो जानते हैं। ग्रिडफ्लेशन मीन्स कॉर्पोरेट ग्रिड इज फ्यूलिंग इन्फ्लेशन। तो फ्यूलिंग इन्फ्लेशन यानी कौन बढ़ा रहा है इन्फ्लेशन, वो है कॉर्पोरेट्स, जो इंडस्ट्रीज, जो कंपनीज बना रही है प्रोडक्ट, वो खुद ही ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाह रही है, इसीलिए वो महंगा करे, और इसको ही कहते हैं ग्रिडफ्लेशन। इन अदर वर्ड्स, इंस्टेड ऑफ वेज प्राइस स्पाइरल, ये आपने देखा कि वेज प्राइस ज़्यादा डिमांड होने के कारण प्राइजेस बढ़ रहे, बट प्रॉफिट का प्राइस जो है वो ज़्यादा कमाने की कोशिश हो रही है, इसको कहते हैं ग्रिडफ्लेशन। यानी इन सेंस ग्रिडफ्लेशन implies that company exploited inflation that people were experiencing by putting up their prices way beyond just covering their increased cost and then used to maximize their profit margins, है ना। तो वही है कि लोग जो है उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, यानी महंगाई जो बढ़ रही है वो लोग खरीद पा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो, आप ज़्यादा महंगे में बेच रहे हो, ज़्यादा महंगे में बेच के आप क्या कर रहे हो, ज़्यादा का प्रॉफिट कमा रहे हो। दैट इन टर्न फर्दर फ्यूल इन्फ्लेशन, यानी लोगों के पास अगर पैसे भी होंगे खरीदने के लिए, तो आप क्या कर रहे हो, आप मेनली उसका महंगाई बढ़ा रहे हो और अपना प्रॉफिट कमा रहे हो, तो इस कारण इन्फ्लेशन बनता है। और डेवलप्ड कंट्री की अगर बात करें जैसे यूरोप और यूएस में, सो देयर इज ग्रोइंग कंसेंसस दैट ग्रिडफ्लेशन इज रियल कल्प्रिट। यानी ऐसे जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पे क्यों भाई महंगाई बढ़ती है, वहाँ महंगाई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि जो प्रोडक्ट बेच रहा है वही उस प्रोडक्ट को महंगा किए जा रहा है। क्यों महंगा कर रहा है, क्योंकि वो लालच में आ गया, उसको ज़्यादा पैसे कमाना है, उसको ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है। तो आपको ये नई टर्म तो बिल्कुल पता चल गई होगी जिसको हम ग्रिडफ्लेशन कहते हैं। तो इन्फ्लेशन का ही एक नया टाइप है जिसको ग्रिडफ्लेशन कहा जाता है, तो अच्छे से याद रखिएगा ये ग्रिडफ्लेशन। ग्रिडफ्लेशन के बाद हम आगे आते हैं। आगे भी हमें जो दूसरी न्यूज़ देखने मिल रही है वो भी इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है, और ये है अप्रिसिएशन एंड डिप्रिसिएशन ऑफ रुपीज़। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे ग्रिडफ्लेशन आपको पढ़ने के बाद मज़ा आई होगी, वैसे ही अप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन भी पढ़ने में मज़ा आएगी। इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ज़्यादा बोरिंग नहीं है, बट अच्छे से अगर समझ में आ गया तो फिर वो सब्जेक्ट एकदम बढ़िया सब्जेक्ट है, बहुत बेस्ट सब्जेक्ट है जिसको आप काफ़ी मज़े से पढ़ सकते हो। काफ़ी लोग इकोनॉमी नाम से डर जाते हैं, डरने की बात नहीं है। अब आपने इकोनॉमी से रिलेटेड एक टर्म देखी, अब यहाँ पे अप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन आप इकोनॉमी से रिलेटेड देखोगे तो इसका भी सिलेबस इकोनॉमी में जाता है। तो बिटवीन अप्रैल एंड 2014 एंड अप्रैल 2024, यानी हम देख रहे हैं अप्रैल 2014 से 2024 के बीच में, रफली 10 साल का ये साल था। रफली द टाइम द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जो है वो ऑफिस में थी, यानी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की सरकार थी। रुपी जो होता है डिप्रिशिएटेड 27.6 अगेंस्ट US डॉलर फ्रॉम रुपीज 60.34
टू 83.38। तो इन 10 सालों में क्या हुआ है, डेप्रिसिएशन यानी रुपये की वैल्यू कम हुई है एज कंपेयर टू डॉलर। डॉलर के कंपेयर में पहले जो रुपीस था वो 60.34 हुआ करता था 10 साल पहले, और अब 10 साल बाद $1 इज इक्वल टू 83.38 रुपीज़ हो गया है। तो भाई इसके ही ऊपर ये न्यूज़ है, तो देखते हैं क्या होता है। इंडिया ट्रेड्स नॉट ओनली विथ यूएस, है ना, इंडिया अपना जो भी व्यापार करता है, ये तो आपको पता चल गया न्यूज़ किस चीज़ के बारे में, और एक इसमें आपको डेप्रिसिएशन यानी पता चल गया क्या होता है। डेप्रिसिएशन यानी रुपये की वैल्यू कम हो जाना, इसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। आपको पता है कि इंडिया जो है वो व्यापार सिर्फ यूएस से नहीं करता है, हम एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टू अदर कंट्रीज एज वेल, है ना। तो हम सिर्फ यूएस को ही हमारी चीज़ें नहीं भेजते हैं, हम एक्सपोर्ट करने यानी कि हमारे देश से कुछ गुड्स बाहर भेजते हैं बाकी भी देशों को, वाइल ऑल्सो इम्पोर्टिंग फ्रॉम देम, है ना। तो हम किसी देश को हमारे कुछ प्रोडक्ट्स भेजते हैं जैसे कि एक्सपोर्ट करते हैं, तो कुछ प्रोडक्ट्स हम उनसे मंगाते भी हैं जैसे कि हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारे देश में चलते रहता है। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस ऑफ रुपीज़ जो है ये कहीं ना कहीं उसके एक्सचेंज रेट से देखा जाता है कि रुपी कितना स्ट्रांग है। यहाँ पे रुपी ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा है, यहाँ पे रुपी थोड़ा सा वीक दिख रहा है, क्योंकि देखिए $1 के मुकाबले कितना सारा रुपी है। तो हम देख सकते हैं एक के मुकाबले इतने सारे अगर डालने पड़ रहे हैं तो ये कितना ज़्यादा वीक है। तो विथ जो नॉट जस्ट यूएस डॉलर में, हम बाकी ग्लोबल करेंसी में भी डील करते हैं। तो अगर डॉलर के एक्सचेंज रेट कम हो जाते हैं तो बाकी करेंसीज के भी एक्सचेंज रेट में हमारा रुपीज़ जो है उसकी वैल्यू गिर जाती है। तो ये चीज़ें आपको पता चलेगी। अब सबसे पहले एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन समझ लेते हैं कि टेक अवेज देखते हैं अब क्या है। एप्रिसिएशन ऑफ रुपी सबसे पहले देखते हैं। व्हेन रुपी एप्रिशिएट्स इट गेन स्ट्रेंथ अगेंस्ट द डॉलर, यानी डॉलर के अगेंस्ट क्या हो जाता है, उसको स्ट्रेंथ मिलती है यानी उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। दिस मीन्स यू नीड फीवर रुपीज़ टू बाय अ डॉलर। जैसे अब आपको डॉलर खरीदने को कितने रुपए लग रहे हैं, 83.38 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं ताकि $1 खरीद सको। बट अगर आप सिर्फ 50 रुपये में $1 खरीद रहे हैं या 60 रुपये में $1 खरीद पा रहे हैं तो इसकी स्ट्रेंथ अच्छी है हमारे रुपीज़ की, इसको कहते हैं एप्रिसिएशन। फॉर एग्जांपल इफ वैल्यू ऑफ $1 डिक्रीजेस फ्रॉम 75 to 70, पहले रुपीज़ कितना था 70, एक डॉलर यानी कितना था 75, अब $1 यानी कितना हो गया 70, इसका मतलब एप्रिसिएशन हुआ है। देखो रुपीज़ की स्ट्रेंथ अच्छी हुई है ना। तो स्ट्रेंथ अच्छी होना यानी रुपीज़ की वैल्यू बढ़ना, रुपीज़ की वैल्यू बढ़ना यानी $1 के मुकाबले कम रुपी हो जाना। अगर $1 के मुकाबले रुपी ज़्यादा हो रहे हैं तो इसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो एप्रिसिएशन के कुछ इम्पैक्ट देखिए क्या है, क्या होगा अगर हमारा रुपीज़ की स्ट्रेंथ बढ़ गई यानी एप्रिसिएशन हो गया। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे क्या असर पड़ता है, सबसे पहले रुपी एप्रिसिएशन इफेक्ट्स एक्सपोर्टर्स निगेटिवली, है ना। अब एक्सपोर्ट जो होता है वो कहीं ना कहीं निगेटिवली हम कहेंगे इम्पैक्ट होता है, निगेटिव इम्पैक्ट होता है उन पे, क्योंकि देखिए पहले कैसा था कि मैं कोई एक प्रोडक्ट बेचता था जो बाहर जिसकी वैल्यू $1 थी, तो ए नाम का प्रोडक्ट था ऐसा समझ जाए, जो मैं बाहर भेज रहा हूँ। तो $1 के मुकाबले मुझे मिलते थे 60 रुपये 60 रुपीज़, और आज मुझे $1 के मुकाबले मिल रहा है सिर्फ 50 रुपये, क्योंकि रुपये का एप्रिसिएशन हो गया। चलो हम देश के लिए तो काफ़ी अच्छा है, बट जो एक्सपोर्टर है उसका माइंड कैसा होता है, नहीं भाई मैं तो तब 60 रुपये कमाता था, आज मैं 50 ही कमा रहा हूँ, है ना। तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट उसको लगने लगता है कि भाई देखो कि मैं ये सब कर रहा हूँ, बिकॉज दे फाइंड इम्पोर्ट्स फ्रॉम इंडिया आर मोर कॉस्टली, ये यहाँ पे उसको लगने लगता है। अब दूसरी, इम्पोर्ट्स के ऊपर क्या असर पड़ता है, इम्पोर्टर्स कैन इम्पोर्ट मोर क्वांटिटी एट लेस प्राइस, है ना। तो इम्पोर्ट करने वाले तो ज़्यादा इम्पोर्ट करेंगे ही, उनको हम कहेंगे कि जो बाहर भेज रहे हैं, इंडिया से जो मंगा रहे हैं वो ज़्यादा मंगाएंगे, क्योंकि उनको पता है भाई मैं पहले जो चीज़ $1 क्या कितना था, जैसे मैंने आपको बताया। अब देखो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में क्या होता है, इंपोर्ट यानी क्या करना, बाहर के देश से इंडिया में मंगाना। फॉर एग्जांपल आप यूएस से इंडिया में कोई चीज़ मंगा रहे हो, अब मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। अब एक सिनेरियो लेते हैं जब $1 इज इक्वल टू 50 रुपये है या 60 रुपये है, और यही $1 इज इक्वल टू 50 रुपये हो गया। तो अब मैं इंपोर्ट सस्ते में कर पा रहा हूँ, क्योंकि देखो पहले मैं इंपोर्ट जब करता था तो मुझे 60 रुपीज़ के बराबर पे करना पड़ता था एक $1 की चीज़ खरीदने के लिए। अब मैं $1 की चीज़ 50 रुपये में ही खरीद पा रहा हूँ, यानी मैं कम इसमें ज़्यादा खरीद सकता हूँ चीज़ें, कम रुपीज़ में ज़्यादा चीज़ें खरीद पा रहा हूँ। तो इंपोर्ट तो जो है वो करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी ही बाहर से चीज़ें मंगाने में, तो ये एक इम्पैक्ट है। अब देखिए डेप्रिसिएशन से क्या होता है, डेप्रिसिएशन यानी क्या, रुपीज़ की वैल्यू कम कर देना एज कंपेयर टू डॉलर। अब जब ऐसा होता है, जब डेप्रिसिएशन होता है तो होता क्या है, व्हेन रुपी डेप्रिसिएट्स यानी इट लूजेस इट्स स्ट्रेंथ अगेंस्ट डॉलर, दिस मीन्स यू नीड टू मोर रुपी टू बाय अ डॉलर। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे एक समय पे $1 इज इक्वल टू
चल रहा था 70 रुपये 70 रुपीज़, और बाद के सिनेरियो में हो गया है $1 इज इक्वल टू ₹75। इसका मतलब क्या हुआ है? मतलब सिंपल है कि भाई आज इसका डेप्रिसिएशन होना है, क्योंकि रुपी की जो स्ट्रेंथ है वो गिर गई है। पहले $1 इज इक्वल टू 70 था, अब $1 इज इक्वल टू 75 हो गया है। तो यही टर्म को कहा जाता है डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी। अब देखिए, जब रुपी का डेप्रिसिएशन किया जाता है तो क्या इंपैक्ट पड़ता है? पहले एक्सपोर्ट्स पे। अब आपको तो पता है एक्सपोर्टर क्या करेगा, एक्सपोर्टर को दिख रहा है कि मैं ज़्यादा कमा रहा हूँ, तो वो हम कहेंगे कि ज़्यादा एक्सपोर्ट करने लगेगा, तो एक्सपोर्टर स्टैंड टू गेन मोस्ट फ्रॉम रुपी डेप्रिसिएशन, है ना। तो इसको तो फायदा होगा। एक टाइम पे वो $1 की चीज़ बाहर भेजता था तो उसको 70 रुपये ही मिलते थे बदले में। आज वो $1 की चीज़ भेज रहा है तो उसको 75 रुपये मिल रहे हैं। तो भाई एक्सपोर्ट करने की ज़्यादा सोचेंगे लोग इंडिया में। दूसरा है इम्पोर्ट्स। इम्पोर्ट जो है वो ज़्यादा कॉस्टली हो जाएंगे। जो मैंने ऊपर समझाया वही आप अप्लाई कर लीजिए, वही केस वही कंडीशन कि भाई आज अगर आप बाहर से कोई चीज़ मंगा रहे हो तो पहले आपको 70 रुपये पे करने पड़ रहे थे, आज $1 की चीज़ मंगा रहे हो तो आपको 75 रुपये पे करने पड़ रहे, तो आपको ज़्यादा रुपीज़ देने पड़ रहे हैं डॉलर की चीज़ खरीदने में, तो ये हो जाता है इम्पोर्ट पे असर। तीसरा है इन्फ्लेशन। महंगाई का क्या है? बिगेस्ट इंपैक्ट ऑफ वीकनिंग रुपीज़ इन्फ्लेशन। महंगाई तो देश में बढ़ेगी गिवन इंडियन इम्पोर्ट्स मोर देन 80% ऑफ इट्स क्रूड ऑयल, क्योंकि इंडिया जो है वो ज़्यादातर चीज़ें बाहर से मंगाता है जो वो क्रूड ऑयल है, और क्रूड ऑयल पे ही हमारी हर चीज़ डिपेंड है, क्योंकि क्रूड ऑयल से डीजल पेट्रोल ये सब आता है। और यही सब चीज़ें अगर महंगी होने लग गई जो हम बाहर से मंगा रहे, देखो मैंने बताया पहले हम $1, अब क्या हो रहा है, रुपये का डिप्रिसिएशन हो गया। पहले आपको $1 की चीज़ खरीदने को 70 रुपये देने पड़ रहे थे, आज 75 रुपये दे रहे हो, और क्रूड ऑयल आप महंगे में खरीद रहे हैं। तो क्रूड ऑयल अगर महंगा हो रहा है तो हर चीज़ महंगी हो जाएगी, क्योंकि हर चीज़ को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए पेट्रोल डीजल ही तो लगता है भाई। तो ये है इन्फ्लेशन बढ़ेगा। चौथी बात है आईटी सेक्टर। इंडियन आईटी सेक्टर जो होता है वो ज़्यादा क्या करने की कोशिश करेगा? एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेगा, इंडिया से ज़्यादा चीज़ें बाहर भेजने की कोशिश करेगा। तो हम कहेंगे यही कि कैन अचीव मोर रेवेन्यू फ्रॉम देयर ग्लोबल क्लाइंट्स, यानी हमारे जो आईटी सेक्टर है ज़्यादा पैसा किससे कमाने की सोचेंगे? बाहर से, क्योंकि बाहर के देश से आज उनको ज़्यादा मिल रहा है। डॉलर में वो कमाएंगे तो रुपये में कन्वर्ट करने के बाद उनको क्या मिल रहा है? ज़्यादा रुपये मिलने लगे हैं, क्योंकि रुपये की वैल्यू गिर गई है। तो यही है। और रिमेंबर द एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी आर स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस बाय चेंज इन डिमांड और सप्लाई फॉर रुपी एंड द डॉलर, है ना। तो जैसे मैंने बताया जितना डिमांड ज़्यादा उतना वैल्यू ज़्यादा, जितना डिमांड कम उतनी वैल्यू कम, और जितना सप्लाई ज़्यादा है ना उतनी भी वैल्यू कम हो सकती है। जितना ज़्यादा आप रुपए डालते जाओगे मार्केट में उतना उसका सप्लाई बढ़ते जाएगा। सप्लाई बढ़ेगा तो लोगों के पास ज़्यादा आने लगेगा, तो लोग उसका ज़्यादा डिमांड नहीं करेंगे, तो उसका वैल्यू कहीं ना कहीं गिरता रहेगा। तो हम कहेंगे कि ये सब चीज़ें जुड़ी हुई है। तो आपको पता चल गया एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन से क्या होता है। सो दीज आर द इम्पैक्ट्स ऑफ एप्रिसिएशन एंड डिप्रिसिएशन। और आपको एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन ये दो टर्म क्या होती है ये भी पता चल गई। तो देखिए इकोनॉमिक्स कितना इंटरेस्टिंग है। तो ये जो एप्रिसिएशन एंड डिप्रिसिएशन ऑफ रुपी था, इसका जो सोर्स था वो था इंडियन एक्सप्रेस। न्यूज़ देखने मिल रहा है, आप बोल रहे भाई आज इकोनॉमी से ही न्यूज़ क्यों है? तो कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी इकोनॉमी से रिलेटेड ज़्यादा न्यूज़ होती है, कभी कभी एक भी न्यूज़ नहीं होती है। तो हर दिन अलग अलग करंट अफेयर्स आपको देखने मिलते हैं। तो अगली जो न्यूज़ देखने मिल रही है वो भी इकोनॉमी से ही रिलेटेड है। तो आपको ये बता दूं कि ये जो न्यूज़ है ये प्रेस्टोन कर्व से रिलेटेड है। प्रेस्टोन कर्व, तो ऐसे कर्व्स इकोनॉमी में काफ़ी सारे होते हैं। ये कर्व्स काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होते हैं अगर देखा गया तो। कंटेक्स्ट में जाते तो जो प्रेस्टोन कर्व है इसका मतलब कुछ एम्पेरिकल रिलेशन बताई जा रही है किसके बीच में? इस कर्व से लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बीच में और पर कैपिटा इनकम के बीच में। इनका क्या कहना है? अब देखिए क्या हुआ है कि एवरेज पर कैपिटा इनकम यहाँ पे अगर बढ़ती है, अब आप सोच रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम होता क्या है? पर कैपिटा इनकम यानी किसी भी देश का ऑन एन एवरेज एक पर्सन जितनी इनकम कमा रहा है उसको पर कैपिटा इनकम कहते हैं। तो ये कैसे निकाली जाती है? जितना भी हमारा देश इनकम कमा रहा है, फॉर एग्जांपल किसी देश ने 1000 रुपये कमाए और उस देश में 100 लोग रहते हैं, तो ये डिवाइड कर देना तो आपको पर कैपिटा इनकम मिल जाती है। 100 लोग उसकी पॉपुलेशन और जितनी अर्निंग है वो, तो ये कितना हो जाता है 10, यानी पर कैपिटा इनकम एक ने कितना कमाया? 10 रुपये ऑन एन एवरेज। बट इसमें ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों ने 1000 में 100 रुपये कमाए होंगे, 1000 में से किसी ने 200 कमाए होंगे, बट हम ऑन एन एवरेज निकालते हैं तो वो मिल जाती है एक देश की पर कैपिटा इनकम। इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम थी वो 9000 पर ईयर से बढ़ी है 1947 में।
1947 में जो 9,000 पर ईयर थी, यानी हमारे देश में 1947 के टाइम पे एक कोई भी नॉर्मल व्यक्ति कितना ऑन एन एवरेज कितना कमाता था, 9,000 रुपये, और आज एक साल का हो गया है 55,000, यानी 55,000, आज नहीं 2011 में ही हो गया था 55,000, यानी वो 55,000 कमाता है एक व्यक्ति, ऐसा एवरेज निकाला गया है। अब आपको तो पता है इसमें जितना भी हमारा देश कमा रहा है उसमें बड़े बड़े लोगों का भी कंट्रीब्यूशन है। अंबानी ज़्यादा कमाते हैं, टाटा ज़्यादा कमाते हैं, बिरला ज़्यादा कमाते हैं, तो इनकी तो ढेर सारी इनकम ऐड होते रहती है, बट उनके इसमें हम भी एडजस्ट होते रहते हैं फिर, क्योंकि जितना भी टोटल इनकम है उसको सभी टोटल पॉपुलेशन से आप डिवाइड कर रहे हो ना, तो जो भी हो रहा है। बट आपको इतना बता दूं कि अगर हमारे देश की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, या इन्होंने कहा है कि किसी भी देश की जब पर कैपिटा इनकम बढ़ती है तो उसके साथ साथ लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी एट बर्थ, यानी एक व्यक्ति कितने साल ऑन एन एवरेज जी सकता है। तो पहले आपको बता देता हूँ 1947 में एक व्यक्ति 32 साल तक ही जी सकता था, इतनी एक्सपेक्टेंसी थी सिर्फ, और आज 66 हो चुकी है। यानी लोगों की इनकम बढ़ती है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ती है। देखिए लोग ज़्यादा जीते भी है अगर उनके पास अच्छे पैसे आते हैं। तो ये कौन कहता है? ये प्रिस्टोन कर्व कहता है। तो एम्पिरिकल रिलेशनशिप जो होता है, ये जिस अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट ने ये प्रपोज किया था उसका नाम है सैमुअल एच प्रिस्टोन, और इन्होंने 1975 में एक पेपर लिखा था जिसका नाम था द चेंजिंग रिलेशन बिटवीन मॉर्टेलिटी एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी जितना इंडिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा या किसी भी देश में जितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है उतना ही लोगों के जीने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है। बहुत अच्छी बात प्रिस्टोन कर्व ने बताई थी। अब ये देखिए यहाँ पे ऐसा ही है, जैसे जैसे यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी लिखी है और नीचे इनकम लिखी हुई है, तो जितनी भी इनकम या जीडीपी बढ़ेगा उतना उतना देश का क्या बढ़ रहा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ते हुए दिख रहा है इस कर्व में। तो ये कर्व हमेशा ऐसा बनता है। तो प्रिस्टोन कर्व जो है ये 2018 का है, जो 185 देशों के लिए बनाया गया था, और देखो हर देश में यही दिख रहा था। अब ये होने के बाद प्रिस्टोन कर्व के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, न्यूज़ में रहा है। तो प्रिस्टोन कर्व एक एम्पिरिकल रिलेशन बताता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी और रियल कैपिटा इनकम पे बीच में। इसका नाम सैमुअल एच प्रिस्टोन के नाम पे रखा गया, जिन्होंने 1965 में इसे सबसे पहली बार डिस्क्राइब किया था। प्रिस्टोन जो होते हैं उन्होंने ये स्टडी की थी फॉर 1900s, 1930s, 1960s, इसके ऊपर अप्लाई करके उन्होंने देखा था, और उन्होंने ये देखा ये तीनों डिकेड में यही हुआ है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो अच्छी हुई है जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ी है। प्रिस्टोन ने यही देखा जो लोग रिच कंट्रीज़ में रहते हैं जनरली उनके लाइफ स्पैन ज़्यादा होते हैं जब कंपेयर किया जाता है वो लोगों का जो गरीब देश में रहते हैं। सो दिस इज़ लाइकली, क्योंकि लोग जो होते हैं जो अच्छे देश में रहते हैं उनको बाकी भी चीज़ें अच्छे से मिलती है, जैसे उनको हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ अच्छे से मिल जाती है, अच्छा एजुकेशन मिल जाता है, उनके यहाँ क्लीनर सराउंडिंग्स होती है, और अच्छा न्यूट्रिशन भी मिलता है, अच्छी चीज़ें खाने पीने को मिलती है, जिस कारण वो ज़्यादा जी भी लेते हैं। ये चीज़ें भी प्रिस्टोन ने बहुत बराबर कही है। व्हेन पुअर कंट्री बिगिंस टू ग्रो, और उनका कहना जब कभी पुराना गरीब जो देश है वो जब ग्रो करने लगता है तो उसकी पर कैपिटा इनकम जब बढ़ती है तो लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ने लगती है इनिशियली, एज लोग जो होते हैं वो अब ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते हैं, ज़्यादा कैलोरीज ले सकते हैं, अच्छी हेल्थ केयर ले सकते हैं, फैसिलिटीज़ जो पहले उन्हें नहीं मिलती होगी। तो ये सब चीज़ें जो प्रिस्टोन ने बिल्कुल बराबर कही। हाउएवर पॉजिटिव रिलेशन है पर कैपिटा इनकम में और लाइफ एक्सपेक्टेंसी में, बट ऐसा कहा जाता है कुछ समय बाद ये एक ही होने लगती है, क्योंकि फिर लोगों को उतने इनकम की आदत पड़ने लगती है। और देखो फिर ये कर्व कितने फास्ट बढ़ रहा है और फिर एकदम धीरे धीरे जाता है, यानी फिर धीरे धीरे सब चीज़ें फिर से नॉर्मल होने लगती है। तो इनिशियली ये होता है, ऐसा उन्होंने कहा। इन अदर वर्ड्स एन इंक्रीज इन द पर कैपिटा इनकम ऑफ ए कंट्री डज नॉट कॉज मच राइट्स। बहुत ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं बढ़ेगी, एक पॉइंट के ऊपर नहीं बढ़ती है, क्योंकि ह्यूमन लाइफ स्पैन भाई उतना ही। आप बोलोगे जितनी बढ़ाते जाएंगे क्या इंसान का जीने का एज उतना ज़्यादा बढ़ते जाएगा क्या? 100 के ऊपर हो जाएगा क्या? 200 के ऊपर हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है, एक पॉइंट है भाई, वहाँ तक ही इंसान जीने वाला है। तो बट उस पॉइंट तक तो हम पहुँच ही सकते हैं। ये सब चीज़ें यहाँ पे पता चलती है प्रिस्टोन कर्व द्वारा। तो ये जो प्रिस्टोन कर्व है ये न्यूज़ में रहा और इसका सोर्स था इस करंट अफेयर का द हिंदू। सो जो हमें अगली न्यूज़ देखने मिल रही है वो एक देश को लेके जिसका नाम है मैक्सिको। मैक्सिको जो है वो न्यूज़ में रहा है और इसका सिलेबस ज्योग्राफी में जाता है, इससे आपको क्वेश्चन ज्योग्राफी में आता है। क्योंकि मैक्सिको न्यूज़ में रहा तो इसके ऊपर आपको कौन से देश के साथ बाउंड्री शेयर करता है, कौन सी वाटर बॉडीज़ पे लग के ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कंटेक्स्ट ये है कि क्लॉडिया शेनबॉम करके जो है, क्लॉडिया शेनबॉम ये पहली फीमेल प्रेसिडेंट अपॉइंट की गई है, इलेक्ट की गई है सॉरी, मैक्सिको की। सबसे पहली, अब तक कोई फीमेल प्रेसिडेंट मैक्सिको में नहीं बनी और पहली फीमेल प्रेसिडेंट क्लॉडिया शेनबॉम बनाई जाती है। तो इसलिए मैक्सिको न्यूज़ में आ गया। तो मैक्सिको के बारे में हमें जानना होगा।
तो चलिए इस मैप में पहले तो आप मेक्सिको का देख लेंगे। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स है, यहाँ पे आपको मेक्सिको देखने मिलता है उसी के नीचे। अब चलिए यहाँ पे आते हैं। तो अबाउट मेक्सिको ऑफिशियली उसको यूनाइटेड मेक्सिकन स्टेट कहा जाता है, उसका ऑफिशियल नाम ये है। उसको तो हम नॉर्मल भाषा में मेक्सिको ही कहते हैं, बट उसका ऑफिशियल नाम है यूनाइटेड मेक्सिकन स्टेट। ये एक देश है जो सदर्न पोर्शन कवर करता है नॉर्थ अमेरिका के साउथ में, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। ये वर्ल्ड का 13th लार्जेस्ट कंट्री है बाय एरिया, 13th लार्जेस्ट कंट्री वर्ल्ड का बाय एरिया। आपको लिखना है इंडिया कौन से रैंक पे आता है एरिया वाइज। इसकी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 130 मिलियन है और इट इज़ 10th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है ना, 10वें रैंक पे आता है पॉपुलेशन के मामले में। आपको इंडिया कौन से रैंक पे आता है ये भी लिखना है पॉपुलेशन को लेके। अगर देखा गया तो हम कहेंगे 10th मोस्ट पॉपुलस कंट्री एंड हैज़ द मोस्ट स्पेनिश स्पीकर इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा स्पेनिश बोलने वाले लोग मेक्सिको में ही रहते हैं। 3rd लार्जेस्ट कंट्री है लैटिन अमेरिका में, ब्राज़ील और अर्जेंटीना के बाद लैटिन अमेरिका की जो देश है उसमें ये 3री लार्जेस्ट कंट्री देखने मिलती है। मेक्सिको जो होता है ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक है। फेडरल यानी यहाँ पे 2 सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। तो जहाँ दोनों होते हैं उसको फेडरल कहते हैं, जहाँ एक ही सरकार होती है सेंट्रल गवर्नमेंट उसे यूनिटरी कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक है क्योंकि उनके कॉन्स्टिट्यूशन पे ही उनका देश चलता है, और रिपब्लिक है क्योंकि वहाँ पे लोगों में से ही कोई एक प्रेसिडेंट बनता है, कोई किंग या क्वीन रूल नहीं करते हैं। तो जहाँ किंग या क्वीन रूल करते हैं उसे मोनार्की कहते हैं और जहाँ नहीं करते उसे रिपब्लिक कहते हैं। यहाँ पे 31 स्टेट्स हैं और मेक्सिको सिटी जो है वो इस मेक्सिको का कैपिटल है और सबसे बड़ा शहर भी है। तो अमंग वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस मेट्रोपॉलिटन एरिया में भी आता है। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया जो भी है वर्ल्ड के बड़े बड़े उसमें से एक मेक्सिको सिटी भी है। कंट्री जो होती है अपनी बॉर्डर शेयर करती है अलग अलग देशों के साथ, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स के साथ नॉर्थ में मैंने आपको बताया, उसके अलावा ग्वाटेमाला के साथ, बेलीजे के साथ, ये सब साउथ ईस्ट में ये अपनी बॉर्डर शेयर करता है। और मैरीटाइम बॉर्डर यानी पानी की बॉर्डर भी यहाँ शेयर की जाती है। पैसिफिक ओशन आता है वेस्ट में, कैरिबियन सी आती है साउथ ईस्ट में, गल्फ ऑफ मेक्सिको आता है ईस्ट में। तो ये सब आप देख सकते हैं, यहाँ आप गल्फ ऑफ मेक्सिको देख सकते हैं, यहाँ आप पैसिफिक ओशन देख सकते हैं, यहाँ आप यूनाइटेड स्टेट्स देख सकते हैं, यहाँ पे आप ये देखिए ग्वाटेमाला हो गया, ये सब यहाँ पे आपको देश देखने, ये बेलीजे हो गया, तो ये सब देश आपको देखने मिलते हैं मेक्सिको के आसपास। ये अच्छे से याद रखना है किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। जितने भी लोग मेक्सिको में रहते हैं, मोर देन हाफ ऑफ द मेक्सिकन पीपल लिव इन द सेंटर ऑफ द कंट्री, है ना, वो सेंटर में ही रहते हैं। नॉर्थ या ट्रॉपिकल साउथ में बहुत कम लोग रहते हैं। तो मेक्सिको के बीच में ही ज़्यादातर लोग आपको देखने मिलते हैं। एकदम नॉर्थ या साउथ में ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं, वहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है। माइग्रेंट्स जो होते हैं, जो इधर उधर के देश से आते हैं, वो रूरल एरियाज़ में रहते हैं मेक्सिको के शहरों में। तो वहाँ पे कुछ ऐसे गांव जैसे भी आपको एरियाज़ देखने मिलेंगे। और नियरली 4/5 जो है मेक्सिकन्स वो अर्बन एरियाज़ में रह रहे हैं। तो 5 में से 4 लोग यानी 4/5 लोग कहाँ रहते हैं, तो वो अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, वो शहरों में रहते हैं। तो ये मेक्सिको के बारे में इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा और भी आपको पता चलता है जो स्ट्रेच है लैंड का उसको यूकैटन पेनिनसुला कहा जाता है ना। तो आप देखोगे तो गल्फ ऑफ मेक्सिको से जो मेक्सिकन सदर्न टीप तक जो आपको देखने मिलता है उसको यूकैटन पेनिनसुला कहते हैं। ये आपको जो देखने मिलेगा ये यूकैटन पेनिनसुला, ये देखिए आपको यहाँ मैप में देखिए, ये यूकैटन पेनिनसुला, यहाँ गल्फ ऑफ मेक्सिको के पास वाला एरिया, जो कि आप तो जानते ही हो पेनिनसुला यानी क्या, जो हर जगह से तीनों साइड से एक वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, देखिए, इसलिए ये एक पेनिनसुला बन रहा है और इसको यूकैटन पेनिनसुला नाम दिया गया है। उसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि इट वाज वंस द होम ऑफ माया सिविलाइजेशन। तो जो पुराना एक सिविलाइजेशन है उसमें से एक सिविलाइजेशन है माया सिविलाइजेशन, उनका ये हिस्सा भी था। माउंटेन्स जो होते हैं वो मेक्सिको में काफ़ी सारे आपको देखने मिलते हैं। तो बिटवीन सियरा मैड्रे जो है ओरिएंटल माउंटेन रेंजेस आपको देखने मिलती है ईस्ट में, सियरा मैड्रे ऑक्सीडेंटल वेस्ट में आपको देखने मिलती है, छोटे मोटे ये रेंजेस है। सेंट्रल प्लेटू में जो है सेंटर में आपको जो देखने मिलती है। और ये रीजन्स जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे मेटल्स भी है, जैसे सिल्वर और कॉपर पाए जाते हैं। मेक्सिको जो है वो लोकेटेड है अर्थ के मोस्ट डायनामिक टेक्टोनिक एरियाज़ में, यानी यहाँ पे प्लेट्स है जो मूवमेंट करते रहती है, जैसे कि पूरे अर्थ के जो लैंड है उसमें काफ़ी सारी प्लेट्स है जिसमें ये डिवाइड हुई है। तो इट इज़ द पार्ट ऑफ द कर्कम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी यहाँ पे, यानी यहाँ से काफ़ी सारे हम कहेंगे कि वोल्केनोज भी इरप्ट होते हैं, यानी ये रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। आपको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है वो अच्छे से मैप में देख के रखनी है। तो यहाँ काफ़ी सारे वोल्केनो भी हैं और सिस्मिक एक्टिविटी होती है। सिस्मिक एक्टिविटी यानी जो प्लेट होती है वो मूव करती है, जिस कारण अर्थक्वेक आने के चांस यहाँ पे काफ़ी सारे होते हैं। मेक्सिको जो होता है वो वेस्टर्न और लीडिंग एज पे है, जो ह्यूज अमेरिकन प्लेट है उसके। मैंने बताया कि जितना भी
वर्ल्ड में एरिया है वो कुछ प्लेट्स में डिवाइड किया है। ये प्लेट्स जो होती है ये हलचल करते रहती है, इसलिए एक दूसरे से जब टकराती है तो वहाँ पे आपको अर्थक्वेक आते हुए देखने मिलता है। तो इस तरह से आपको अर्थक्वेक्स और ये सब बहुत सारे देखने मिल जाते हैं जो हमारा जो मेक्सिको है वहाँ पे। उसी के अलावा आपको ये भी बता दूं कि पैसिफिक कोकोस कहिए या फिर कैरेबियन प्लेट्स कहिए, ऐसे काफ़ी सारे प्लेट्स के साथ ये टकराते इंटरेक्ट होते रहते हैं, इस कारण बहुत सारे अर्थक्वेक्स आपको देखने मिलते हैं। तो यही है मेक्सिको का रग्ड लैंडस्केप है। जब दो प्लेट एक दूसरे से टकराती है तो एक प्लेट नीचे चले जाती है और एक प्लेट ऊपर उठने लगती है, तो ऊपर उठेगा तो ये पोर्शन ऐसा पहाड़ की तरह रग्ड बन जाता है, इसलिए ये रग्ड है आपको जो पोर्शन देखने मिलता है। तो मेक्सिको के बारे में ये इन्फॉर्मेशन थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, और ये जो इन्फॉर्मेशन थी इसका सोर्स था द वायर। हमें जो अगली न्यूज़ देखने मिल रही है वो है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स को लेके, ONDC को लेके। अब ये ONDC क्या होता है ये आपको टेंशन नहीं लेना है, आगे आपको समझेगा, और इसके बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं इस करंट अफेयर के। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया तो बहुत बेसिक और बहुत ऊपर से क्वेश्चन आएगा। सो जो गवर्नमेंट बैक्ड ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स होता है, इस लाइन से तो आपको पता चल गया हो गया कि गवर्नमेंट खुद सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट की खुद बैकिंग होती है, जिसको कहा जाता है ONDC। रिकॉर्डेड ऑन ऑल टाइम हाई ऑफ 8.9 मिलियन ट्रांजैक्शन। देखिए रोज के कितने ट्रांजैक्शन, यानी अब तक कितने ट्रांजैक्शन होते हैं, 8.9 मिलियन ट्रांजैक्शन हुए हैं मई में। इतने सारे हुए रिटेल, यानी कोई चीज़ बेचने को या कोई चीज़ खरीदना बेचना जो भी चलता है उसमें 8.9 मिलियन ट्रांजैक्शंस देखने मिले हैं। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि 23% मंथ ऑन मंथ इंक्रीज हो रहे हैं टोटल ट्रांजैक्शन की वॉल्यूम, ऐसे ONDC ने कहा है। अब ONDC आपको सिंपल इसमें बता देता हूँ, जो ऑनलाइन शॉपिंग हम लोग कर रहे हैं ना वही वाला, तो ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो लोग ज़्यादा करने लगे और इतने सारे ट्रांजैक्शन बढ़े हैं और हर महीने बढ़ रहे हैं। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स जो है ये गवर्नमेंट बैक्ड इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया हुआ एक इनिशिएटिव है जो इंडिया में लिया गया है, और इसका एम यही है कि एक ओपन और इंटरऑपरेबल ई कॉमर्स सिस्टम बनाना। एक ऐसा सिस्टम बनाओ जिसमें सभी लोग सभी ऐप बना के वहाँ से बेचना और ख़रीदना कर सके। अब यहाँ पे भी हम आते हैं तो जैसे आपको पता है कि जैसा अमेज़ॉन जो है उसके थ्रू ये हो सकता है, ये एक प्लेटफॉर्म है, या फिर फ्लिपकार्ट के थ्रू ये हो सकता है। तो ये ONDC नहीं है, ONDC ये प्लेटफॉर्म सेंट्रिक मॉडल हो गया, एक प्लेटफॉर्म पे आप जाके खरीदते हो। बट यहाँ पे एक ओपन नेटवर्क ऐसे होते हैं कि आप डायरेक्टली किसी साइट पे जाके ये खरीद सकते हो, यानी बायर और सेलर जो होता है डायरेक्टली किसी साइट से एक दूसरे से इंटरेक्ट करके यहाँ पे खरीद सकता है, और ये जो बनते हैं जो साइट्स या जो भी है वो ओपन नेटवर्क के थ्रू ही होता है। तो ये होता है ओपन नेटवर्क सेंट्रिक मॉडल्स। अब यहाँ पे देखिए होता क्या है, अबाउट ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स जो होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है। सो एक नेटवर्क सेंट्रिक मॉडल है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये नेटवर्क सेंट्रिक मॉडल, यहाँ पे तो कोई ऐप बना के रखी थी लोगों ने, बट यहाँ पे ऐसा गवर्नमेंट ने बनाया कि भाई देखो हमारा ये सिस्टम है, इसमें जो बायर है वो अपनी चीज़ें डाल सकता है और जो सेलर है उससे खरीद सकता है। तो ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने करके रखी है। ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो हम कहेंगे कि प्लेटफॉर्म और एप्लीकेशन आर कनेक्टेड टू थ्रू दिस ओपन नेटवर्क, है ना। इन सिंपल टर्म्स अगर देखा गया तो ONDC एक डिजिटल रोड नेटवर्क की तरह होता है, जहाँ डिजिटल स्टोर फ्रंट्स बनते हैं, यानी डिजिटल स्टोर्स होते हैं। ऐसे फिजिकल स्टोर्स नहीं है जो कहीं पे खोले गए, बट ये डिजिटली आप देख सकते हो इन फॉर्म ऑफ बायर एंड सेलर ऐप्स यहाँ पे लोग बना सकते हैं इजीली, और ऐप्स बना के इजीली यहाँ पे बेच सकते हो उस ऐप के थ्रू। तो डिजिटल रोड नेटवर्क जो होता है इससे इजीली ई कॉमर्स हो जाती है, यानी ई कॉमर्स यानी हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक वे में जो ट्रेडिंग है या वो जो व्यापार है वो हो जाता है। और यहाँ पे कुछ नहीं है, बायर्स और सेलर जो होता है इजीली ट्रांजैक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के थ्रू, कोई एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं, कोई प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं है। ओपन नेटवर्क में आप बेचना चाहते हो तो ओपन नेटवर्क में जाइए और इससे बेचिए, तो ये सब चीज़ें इजीली हो जाती है। सो दिस इज सिग्निफिकेंट डिपार्चर फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म सेंट्रिक मॉडल था। जैसे कुछ प्लेटफॉर्म्स ही अपना हम कहेंगे कि जोर जमा रहे थे, जैसे टू इलस्ट्रेट टुडे अ सेलर ऑन अमेजॉन कैन नॉट रीच बायर ऑन फ्लिपकार्ट, है ना। तो जो बेचने वाला है वो अमेजॉन वाला अमेजॉन पे ही रहेगा, फ्लिपकार्ट वाला फ्लिपकार्ट पे ही रहेगा, फ्लिपकार्ट वाला अमेजॉन पे नहीं जा सकता, अमेजॉन वाला फ्लिपकार्ट पे नहीं जा सकता, बट ओपन नेटवर्क में सब कहीं भी जा सकते हैं। सो दिस वर्ल्ड प्लेटफॉर्म, यानी वर्ल्ड प्लेटफॉर्म है, दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी साल तक हमारे देश में चली, बट आजकल आप देखोगे तो काफ़ी सारी पावर बढ़ चुकी है ई कॉमर्स सप्लाई चेन्स में भी, और ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर है इस कारण बहुत हार्मफुल बिहेवियर देखने लगता है, क्योंकि ये लोग ही सबको क्या करते हैं तो हम कहेंगे डोमिनेट करना शुरू कर देंगे। तो हमें क्या है कि कंपटीशन जो है वो दिखेगी ही नहीं, तो हम कहेंगे एमएसएमई बिजनेस ये भी ख़राब होता है, कंज्यूमर के इंटरेस्ट भी बराबर दिखते नहीं, क्योंकि आपको एक प्लेटफॉर्म पे जाके ही खरीदना पड़ता है और आपको
चीज़ें दिखती नहीं है दूसरे इस पे वही वाली। तो ONDC जो है वो यही है कि मार्केट डिस्टॉर्शन जो है उसको वो ठीक करेगा, जो डिस्टर्बेंस मार्केट में चल रहा है उसको ठीक करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि हर प्रोडक्ट एक ही जगह यहाँ पे आपको रहते हुए दिखेगा। तो ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया था गवर्नमेंट ने, और ONDC जो है वो ई-कॉमर्स को ज़्यादा इंक्लूसिव बनाएगा, जिसमें बहुत सारे आइटम्स डालेगा और हर एक तरह के आइटम यहाँ कवर किए जाएंगे, एक्सेसिबल बनाएगा फॉर कंज्यूमर्स तक इसको पहुँचाएगा ईजीली। तो कंज्यूमर जो होंगे वो डिस्कवर कर पाएंगे सेलर को, प्रोडक्ट्स और देख पाएंगे, सर्विसेज और क्या क्या मिल सकते हैं ये देख पाएंगे। सो ये कंज्यूमर्स को कहीं ना कहीं एनेबल करता है कि उनके डिमांड के अकॉर्डिंग चलना, जो भी अवेलेबल सप्लाई है वो यहाँ पे देखना और उनके डिमांड के अकॉर्डिंग चलने के लिए ये कहीं ना कहीं एनेबल करता है कंज्यूमर को। यानी ये कहीं ना कहीं लिबर्टी आपको कि आप चूज़ कर सकते हो लोकल बिजनेसेस को भी, जो आपके एरिया की चीज़ें उनके साथ भी आप इंटरेक्ट करके वहाँ से भी खरीद सकते हो। ज़रूरी नहीं अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट जैसे ही जगह आप जाके चीज़ें खरीदो। तो ये बहुत अच्छी बातें है कि कंज्यूमर की जो है वो सब कुछ मिल जाता है और काफ़ी सारा उनको जो खरीदना है वो भी मिल जाता है, अच्छे वैल्यू में मिल जाता है। ONDC जो होता है ये सेक्शन 8 में दिया है, नॉन प्रॉफिट कंपनी, इसमें डाला गया था इसको। तो ये एक एक्ट में डाला गया है सेक्शन 8 में दिसंबर 2021 में। तो ये सब है विद क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड प्रोटीन ई-गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ये इसके फाउंडिंग मेंबर है, इन्होंने इसे बनाया है। वेरियस पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज जो है वो ONDC में इन्वेस्ट कर चुके हैं, जैसे पब्लिक यानी गवर्नमेंट कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज भी इसमें इन्वेस्ट कर चुकी है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज, ICICI बैंक, जैसे ICICI बैंक प्राइवेट है, SBI जो है ये गवर्नमेंट है, ऐसे। तो बाकी छोटी मोटी इंडस्ट्रीज जो है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स जो है इंडिया के, वो भी कहीं ना कहीं इसमें हम कहेंगे कि इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो पैसा हर जगह से लगाया जा रहा है। सो यही इंपॉर्टेंट है कि रिलेशन बननी चाहिए गवर्नमेंट के बीच में और हम कहेंगे कि ONDC के बीच में, जो कि नॉट लीगली डिफाइंड, अब तक वो लीगली डिफाइंड नहीं की है। तो एक्ट पास होगा पार्लियामेंट से तो बहुत अच्छी बात होगी ONDC को लेके, तो गवर्नमेंट जो है वो एक एक्ट के थ्रू काम कर पाएगी, तो बहुत अच्छी बात होगी ये अगर हो जाता है तो इस तरह से ये आपको जो न्यूज़ है वो देखने मिलती है। तो अब बारी है, और इसका जो सोर्स था बता देता हूँ, वो था इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन। अब जो बारी है देखने की वो है आज के प्रैक्टिस MCQs। पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू डिप्रिसिएशन ऑफ रुपीज़। फर्स्ट ऑप्शन इज एक्सपोर्टर्स स्टैंड to gain the most from rupee depreciation as it makes export more competitive. Second, importers can import more quantity at a less price because rupee depreciation. Third is high supply of dollar causes rupee to depreciate with respect to dollar. How many of the options given above are correct? Only one, only two, all three या फिर none. Question number 2. Consider the following statements about open network for digital commerce. First, it aims to create an open and interoperable e-commerce ecosystem. Second is its network centric model wherein buyers and sellers can transact irrespective of the platform application they use as long as the platform's applications are connected to this open network. Third, ONDC was incorporated as a section 8 non-profit company and is fully owned by government of India. How many of the statements given above are correct? Only one, only two, all three या फिर none. Question number 3 is, consider the following statements about gridflation. Gridflation happens when companies try to increase their profit margin. Second, it is direct result of wage price spiral. Which of the statements given above is or are correct? One only, two only, both one and two, neither one nor two. जो भी आपको ऑप्शन सही लगते हैं उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए। अब बारी है जो मैंने पिछले करंट अफेयर्स में आपको क्वेश्चंस पूछे थे, हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसके आंसर जानने की। तो आंसर्स फॉर 6 जुलाई डेली प्रैक्टिस MCQs का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है C, क्वेश्चन नंबर 2 का C, क्वेश्चन नंबर 3 का C। आई होप आप सबके आंसर्स करेक्ट निकले हो। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहे। अगर आप और अपडेट्स चाहते हैं तो आप फेसबुक पेजेस जो है मेरे उनको भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं, श्रेयस बढ़िया इंटरप्रिटेशन। अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज के थ्रू इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। मुझे फॉलो कीजिए श्रेयस बढ़िया द पीस लवर पर, आपको आपके सवालों के जवाब भी मिलते रहेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप मुझे मेल करना चाहें तो shreyasbadi@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। और अगर आप और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे एकेडमी श्रेयस IAS एकेडमी के जो अकाउंट है इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, वहां भी उसे फॉलो करके मुझे सपोर्ट दिखा सकते हैं। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे।